इसका जो हिसार में जो आखिरी कार्यक्रम होगा वो एक जनसभा की जाएगी बरवाला में 30 तारीख को, और उसके अलावा जो कार्यक्रम हैं जो असेंबली स्तर पे चल रहे हैं या हमारे पन्ना प्रमुख के भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारे 30 तारीख तक होने की सबकी उम्मीद है। और यही आज आपसे मैं इसी संबंध में बात करना है। नशे की बात की आपने जी, हिंदुस्तान के अंदर 2 जगह सबसे बड़ी नशे का कारोबार होता है। एक तो गुजरात की कोर्ट से पिछले दिनों नशे का कारोबार हुआ, दूसरा मणिपुर जहाँ पर की बीजेपी की सरकार है 50,000 करोड़ का वार्षिक वहाँ पे नशा का कारोबार होता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अड्डा वो बना हुआ है। बर्मा के अंदर जितने भी नशा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थी वो सारी शिफ्ट होकर मणिपुर में आ गई। सरकार उसकी लिए क्या नहीं, ये आपने कहाँ पढ़ लिया या देख लिया कि बर्मा की फैक्ट्रियां मणिपुर में खुल गई हैं। मैं खैर इसको डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं आम तौर पे जो नशे के पदार्थ की जो तस्करी होती है वो बॉर्डर एरियाज़ में ही होती है। और हमेशा से ये जो ख़ास तौर पे हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला जो बॉर्डर रहा था इसमें हमेशा ये दिक्कत रहती थी, नेपाल के साथ भी रहती थी और बर्मा के साथ भी रहती थी। और जो आपने जिक्र किया, चाहे वो गुजरात है या मणिपुर है, बहुत बड़ी खेप पकड़ी भी गई हैं। 2 बड़ी खेप पकड़ी गई थी, एक तो बल्कि अभी कोच्चि में पकड़ी गई। कोच्चि तो केरल में है। तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है कि वो समुंदर के रास्ते और जो बड़े टैंकर हैं उनमें किसी प्रकार से छुपा के लाने का एक प्रयास था। तो जो हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो सतर्क हैं और यही कारण है कि इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई हैं। मेरे ख्याल से एक शायद 15-17 हज़ार करोड़ की थी और दूसरी जो पकड़ी गई है शायद वो भी 18-20 हज़ार करोड़ की है। तो इतनी बड़ी मात्रा में इसका पकड़ा जाना दोनों चीज़ें दर्शाता है। एक तो ये कि प्रयास है कि देश का जो युवा है उसको नशे की गर्द में डाला जा सके। दूसरा ये भी है कि जो एजेंसीज़ हैं और जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो भी अपना काम कर रहा है। लेकिन उसके भी आगे जाके ये नशा जो है, नशे की जो प्रवृत्ति है वो तो समाज से रुकेगी। जो इन्फोर्समेंट है उसका अपना एक स्थान है, बिल्कुल है, कड़ी सज़ा होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन समाज में भी इसके बारे में प्रचार प्रसार हो। ख़ास तौर पर जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं या जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको भी इसमें आगे आके प्रयास करना चाहिए कि हमारे युवा इसमें ना पड़े। सर, हिसार की जो मिनी सेक्रेटरीट है वहाँ पे किसान बैठे हैं, आने जाने के लिए लोगों को परेशानी, आप लोगों को परेशानी, सबको परेशानी है। तो उनका जो मांग है, उनकी जो मुद्दा है उस पर किस तरह से आप लोग गौर कर रहे हैं, या क्या लगता है कि लंबा और चलने वाला है उनकी जो मांग है? नहीं, मांग तो खैर उनकी काफ़ी टाइम से चल रही है और उनसे पहले मेरी भी 2-3 बार मुलाकात हुई है अलग अलग जगह पे। तो मुआवजे का इशू है, प्रशासन उसके बारे में प्रशासन को पूरी तरह से अवगत भी है। करीब करीब सारा मुआवजा बट भी चुका है, लेकिन कुछ जगह अभी भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से या इंश्योरेंस कंपनीज़ की वजह से या किसी भी कारण से कुछ इलाके अभी भी बचे हैं जहाँ पे ये मसला अभी भी खड़ा है। तो उम्मीद है कि प्रशासन और सरकार जो है इसको जल्दी निपटा लेगी। समाज में सरकार की उपलब्धियां गिरती, लेकिन अगर सिविल अस्पताल की बात करें या हेल्थ की बात करें तो दवाइयां अक्सर खत्म रहती हैं सिविल अस्पतालों में। बिजली के जर्जर है, जो एक आम आदमी और पोर्टल में उलझ कर रह जाता है, उसको जो है जो सरकारी स्कीमें वो मिल नहीं पाती या फिर उसे जानकारी नहीं। आपकी बात एक हद तक मैं ठीक मान सकता हूँ, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि ये एक आपका अधिकार है क्रिटिकल सवाल करने का। लेकिन पोर्टल में फंसने की बात नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट जो है, जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो है, वो इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से है। अब कोई भी सरकारी स्कीम का पैसा यदि किसी इंडिविजुअल या फैमिली के लिए है उसमें कोई बिचौलिया नहीं है। और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब जो बैंकों के साथ लोगों का जो एक जुड़ाव किया है पिछले 9 साल में, वो अपने आप में एक मिसाल है। और यही कारण है कि जितनी भी डायरेक्ट बेनिफिट की जो स्कीम्स हैं जिसमें पैसा सीधा बेनिफिशरी के पास जाना है वो सीधा अब उसके अकाउंट में जाने लग रहा है। जहाँ तक अस्पतालों का सवाल है, डिस्पेंसरीज का सवाल है, ये मुद्दे हमेशा बने रहेंगे।
प्रयास है कि उसको बेहतर किया जा सके, बेहतर किया भी जा रहा है और हमेशा इसमें संभावना है कि उसको और अच्छा किया जा सके। मैं एक मिनट सबके बेनिफिट के लिए मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ। दवाइयों की कमी बताई आपने, पानी डॉक्टर्स की भी कमी बताई, उसमें आयुष्मान भारत एक योजना है, उसमें हरियाणा सरकार ने उसकी लिमिट बढ़ा के 1,80,000 तक कर दी। जिसकी आमदनी उससे कम है सालाना उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। मैं बैठ गया हुआ, मैं पिछले 5 दिन से यही कर रहा था। एक तो आपके थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि एक जन औषधि स्कीम है सरकार, करीब 8,000 क्लिनिक ये जन औषधि शॉप्स खुली हैं। जन औषधि आम जो ब्रांडेड मेडिसिन है उससे 10 गुना सस्ती है करीब करीब, यानी वो एमआरपी से ऊपर तो हो ही नहीं बल्कि एमआरपी से सस्ती हो। मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि ब्रांडेड मेडिसिन नकली हो सकती है, जन औषधि नकली नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रांडेड का तो नाम है, कोई नकली फेक स्पूरियस काउंटरफेट बना के बेचेंगे तो वो ब्रांडेड की नकल करेंगे। जन औषधि तो केमिकल है, जेनरिक है वो। तो लोगों को आप एनकरेज करो कि जन औषधि शॉप से मेडिसिन लें। मैं मानता हूँ उसमें डॉक्टर उसको एडवोकेट नहीं करते ड्यू टू मैनी रीजंस, मगर मैं सेना का सबसे बड़ा डॉक्टर रहा हूँ और दवाइयाँ खरीदने में भी बोल रहा हूँ। ये आपके थ्रू में मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जन औषधि शॉप से खरीदें। हर एक अस्पताल में जन औषधि शॉप है, मेडिकल कॉलेज में है। ये एक मैसेज है। दूसरी बात ये है कि हर एक जिले पे, जो विजेंद्र सिंह जी ने बताया, हर एक जिले पे अब मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। डॉक्टरों की कमी नहीं होगी, रादर डॉक्टर एक्सपोर्ट होंगे पूरी दुनिया। डॉक्टर हमारी इंडस्ट्री है, बाहर से फॉरेन एक्सचेंज भी लाते हैं। तो ये डॉक्टरों की कमी भी खासकर देहात में पूरी हो जाएगी। अभी स्कीम चालू हुई है, हरियाणा में भी 11 मेडिकल कॉलेज अभी शुरू किए हैं। कोई 2 साल में शुरू हो जाएगा, कोई 1 साल में शुरू हो जाएगा। तो ये हेल्थ फ्रंट है। तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा, मोदी जी ने जो डिसीजन लिया तो कोविड में हमें बचा गया, वो ये था कि आमतौर से वैक्सीनेशन के लिए 5 साल वेट करो, ट्रायल WHO भी कहते हैं। इन्होंने फौजी डिसीजन ले कि अभी ऐसे हालात में अगर कारगर है तो इसको लगा दो। हम लगा गए, हम बच गए, हमारे कम हुई नुकसान और दूसरे एडवांस देशों में ज्यादा। तो ये मैं एक कारगर लीडरशिप मानता हूँ और चरम सीमा उसकी आज चल रही है यूएसए में कि सेकंड टाइम तो वो यूएस कांग्रेस को एड्रेस कर रहे हैं। उसमें भारतीय उपलब्धियां गिनाई गई हैं और सरकार के लिए रोड मैप बताया गया है कि हमारा वसुधैव कुटुंबकम और हमारा कॉमन गोल है। तो ये चरम सीमा है, मैं कहूँगा हमारी फॉरेन पॉलिसी की और डिफेंस पॉलिसी के बारे में तो विजेंद्र जी ने बता दिया। उसमें मैं ये ऐड करना जरूर चाहूंगा कि भाई कई लोग यूं कहते हैं कि रूस तो हमारा ट्राइड आउट फ्रेंड था, 80% हथियारों पे हम स्पेयर पे उनके मुनस्सर थे। रूस वाले जहाजों के भी हम इंजन यहाँ बनाते हैं, सुखोई का और मिग 27 का 29 का। ये हमारी उपलब्धि उस फ्रंट पे। दूसरी बात यह है कि हम चाइना सेंट्रिक हो गए, अब चाइना प्राइमरी हो गया, रूस उड़ गया और हमारे चाइना हमारा दुश्मन ही रहा है। वो कभी हितैषी किसी का भी नहीं होता, पाकिस्तान के थ्रू हमें तंग करता। तो हमारे सामने यही ऑप्शन है कि हम अमेरिका से मिलें, उनको इंडो पैसिफिक में घेरें, रास्ते खुलवाएं और अपनी शक्ति बढ़ाएं। जो अगला टाइम है वो तो हमारा और चीन का है, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन कैपिटल बहुत जरूरी है। टेक्निकली ट्रेंड कॉम्बेटेंट मैन पावर हमारे पास है जो एक्सपोर्ट होगी ऑस्ट्रेलिया में भी, कनाडा में भी और यूएसए में भी। और तीसरी बात, उसके लिए मैं क्लेम नहीं करना चाहूँगा मगर फौजी हूँ, बात करूँगा। हिंदुस्तान के दुश्मन जो जहाँ भी हैं पटापट मरण लाग रही, हाँ शूट हो गए उनके घरों में। यानी
आप सेफ हेवन में बैठे हुए हैं, सेफ हेवन पाकिस्तान में, लाहौर में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का झंडा उतार के झंडा फहरा रहे हैं, हाई कमीशन पे अटैक कर रहे हैं। वो उन्हीं के देशों में अनसेफ हो गए। पाकिस्तान की ISI उनने मारने लगी। क्यों? कि उनका ज्ञान ऐसा हो गया है कि उनने सबसे जरूरी नाज हो गया। हिंदुस्तान की ठंडी दृष्टि उनके ऊपर बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है फॉरेन पॉलिसी की, डिफेंस। अभी आपने आयुष्मान कार्ड का जिक्र किया, लेकिन एक और उसके बाद सांसद बन गए। वन एट ए टाइम। हाँ, अभी आपने आयुष्मान कार्ड का जिक्र किया। एक आम आदमी जो है आयुष्मान कार्ड के लिए जो PP है, परिवार पहचान पत्र, उसकी जो है इनकम ठीक करवाने के अंदर उलझा हुआ है। एक 5वीं क्लास के बच्चे की 2.5 लाख रुपए की इनकम उसमें दिखाई, और ऐसे न जाने कितने ही केस हैं। देखो, हर एक चीज में खामियां होती है, उसको करेक्ट किया जा रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं ये राजेंद्र सिंह चला गया विदेश, तो मैंने ये सोचा भाई सबसे बड़ा जनसंपर्क ये है कि मेरे कॉलेज में 3000 लोग जरूर रोज आते हैं OPD में, उनका बैठ के आयुष्मान कार्ड बनवाऊं बैठ के। तो पहले तो मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना है, उसमें भी गरीबों का इलाज मुफ्त होता है। हमारे अगरवा में तो सभी का मुफ्त होता है। फिर भी आयुष्मान का फायदा ये है कि वो क्वालिटी ड्रग्स, लेंसेज, अप्लायंसेस खरीद के हम सेंटर से क्लेम कर लेते हैं 60%। तो ये छोटी छोटी त्रुटियां हैं, मगर इसका अदर एस्पेक्ट भी है कि आप कार लिए हुए हैं, आपके घर में सारे साजो सामान है। आजकल हर एक चीज पैन पे, बैंक से कनेक्टेड, आधार से कनेक्टेड पता लग जाता है कि आप गरीबी के फायदे तो उठा रहे हैं, मगर वो आप किसके लात मार रहे हैं पेट पे, असली गरीब के मार रहे हैं। तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर काट रहा है, जो खामियां हैं वो पूरी की जा रही है। सर, एक ब्रिजेंद्र सिंह, मेरा आपसे सवाल है सर। IAS अधिकारी से सांसद बन गए हैं, आज के दौर में सरपंच का भी एक प्रोटोकॉल बना दिया गया कि 8वीं 10वीं पास होगा। तो आपका क्या मानना है कि विधानसभा और लोकसभा में बैठने वाले लोगों के लिए कोई इतना एजुकेटेड सिस्टम नहीं होना चाहिए कि उनके कम से कम एजुकेशन लिमिट हो कि भी इस आधार पर वो चुनाव लड़ सके? क्योंकि योजनाएं बनाना और उनको लागू करवाना, देखिए, मेरा वैसे तो बहुत अच्छी बात हो यदि जनरल शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, तो ये मुद्दा ही ना आए। लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं अंतर करना चाहूँगा कि जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन काउंसिल्स हैं, चाहे वो आपकी ज़िला परिषद है या ग्राम पंचायत है, उसमें जो सरकार के उसमें जो लोगों के नुमाइंदे हैं वो डायरेक्टली पैसे से डील कर रहे हैं। जो सांसद या MP है वो डायरेक्ट पैसे से डील नहीं करता, वो सरकार करती है। तो इसलिए ये तो जो सरपंच जो बनने लग रहा है या जो मेयर बनने लग रहा है, ये तो उसके खुद के हित की बात है कि वो इतना शिक्षित हो कि जो चीज़ें उसके सामने रखी जा रही हैं, जिस पे उसके दस्तखत होने हैं, उसकी कलम से चेक इशू होने हैं, पेमेंट होनी है, बाद में ये ना कह सके जी मेरे को तो ज्ञान ही नहीं था, मेरे सामने तो कागज़ रख दिए और मैं क्या करूं। जबकि जो एक लेजिस्लेचर का काम है, लेजिस्लेचर का जो काम है वो कानून जो बनते हैं उनमें उनकी भूमिका है, उनके ऊपर एक नज़र रखी जा सके, उनकी स्क्रूटनी की जा सके, वो है। हाँ, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शिक्षा का स्तर यदि बेहतर हो हर जगह तो उसका स्वागत है, लेकिन थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू है। हालांकि मैं निजी तौर पे ये ज़रूर मानता हूँ कि लीडरशिप का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। इस देश के बहुत बड़े लीडर हुए हैं, के कामराज, मेरे ख्याल से अनपढ़ थे वो। चौधरी देवीलाल भी मेरे ख्याल से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो इस स्तर की लीडरशिप जो आई है, तो उसमें शिक्षा कभी आड़े आई हो ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा खुद का निजी मत ये है। सम्मानित सांसद महोदय, आज हिंदुस्तान की आजादी के अंदर जब लड़ाई लड़ी थी, एक मिनट, ये काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, सम्मानित सांसद महोदय, आपने आज जो सरकार की उपलब्धियां गिनाई, इसका एक तगमा आपके बीजेपी गठबंधन के नेता ने दिया है। गुमशुदा सांसद कहाँ है बीजेपी के? तो उनमें से आप भी है, इस पे क्या टिप्पणी करें? देखो, ये टिप्पणी अगर किसी MP MLA ने या दी होती तो मैं इसका जवाब देना उचित समझता।
अब एक अपने घर की पार्टी का स्वयं भू कोई आदमी नेता बना हुआ है, जो आज तक शायद सरपंच कहीं नहीं बना, डिग्रियां कहता कुछ है, असलियत कुछ और है, तो ऐसे व्यक्ति के बात का जवाब देना मैं कोई ज़्यादा उचित नहीं समझता। इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, एक 1.5 साल का पीरियड ज़रूर था जिसमें जो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो लोगों से एक संपर्क होता है उसमें कमी बिल्कुल आई थी, और उसका कारण कोरोना था। और उसके बाद जो हमारे यहाँ किसान आंदोलन चला, जो शायद सबसे ज़्यादा तीव्र जो है हमारे क्षेत्र में और हमारे आसपास के भिवानी और जींद साइड में जो इलाके लगते हैं, ये उसकी धुरी थी। तो हाँ, वो करीब 1.5 साल का समय ज़रूर था जिसमें लोगों से जो एक मेल मिलाप होना चाहिए उसमें बहुत कमी आई थी। बट अन्यथा अब तो पिछले 1.25 साल से, पिछली मार्च से मेरे ख्याल से तो मैं निरंतर ही अपने हल्के में हूँ। तो यदि गुमशुदाओं में मेरी गिनती है, मेरे ख्याल से मेरा नाम हट जाना चाहिए वहाँ से। उन्हीं की पार्टी से भी आपका गठबंधन है, आपकी पार्टी का? हाँ है, तो ये रहना चाहिए क्या फिर नहीं? अभी तक तो है। क्या कितनी संभावना है? ये आप मेरे से जो कहलवाना चाह रहे हो मैं 10 बार कह चुका। उचाना में भी देखिए मेरा मानना ये है कि यदि आप प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका राजनीतिक तौर पे किसी दूसरे दल के लिए, भले ही वो आपके साथ सरकार में हिस्सेदार हो, उसके लिए खुला छोड़ दो तो नुकसान खुद का है। पिछले दिनों दिल्ली में भी आपकी बैठक हुई थी, सारे एमपी रेवत साहब भी आपके देख। नहीं, मैं उसमें नहीं था, मैं उस समय इंग्लैंड चला, उसी दिन मैं मेरे हाँ बाकी सब सांसद को छोड़ के बाकी सभी तकरीबन एक आगे कितनी जल्दी ले लेंगे फैसला सही रहेगा, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ बल्कि ये सारी जो क्या बोलूँ, गर्मी के मौसम में जो और गर्मी चढ़ी, ये शुरुआत ही वहीं से हुई थी। उचाना में जो एक कार्यक्रम हुआ था उसके बाद ये और देखिए कई बार राजनीतिक क्या बोलें, पॉलिटिकल कंपल्शन हो जाती हैं, वो मैं समझता हूँ। लेकिन मेरी नज़र में हमारी पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि जी हम इस समझौते से बड़े खुश हैं। ऐसी क्या मजबूरी है पार्टी की? जो मजबूरी यही है जी, सरकार चलानी थी, और ये चीज़ तो सब कहते हैं। आपके लोकसभा क्षेत्र से भी दूसरी की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, बड़ी अच्छी बात है, लोकतंत्र है, इलेक्शन साल बाद आने हैं तो बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं। दुष्यंत क्या बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारी मदद करने के लिए कर रहे हैं। सर, आपके लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे इलाके में धरने चल रहे हैं, निरंतर 150 दिन से लोग बैठे हैं, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। आश्वासन जरूर दे के आते हैं, कोई तो कहता है कि हमारे चुनाव चिन्ह इसमें वोट दे देना, तब हम रास्ता खुलवाएंगे। सरकार निरंतर, आप लोग जो वहाँ से टपके देख रहे हैं, तलवंडी है, आजाद नगर बैठे हैं, अब बरवाला में जैसे वहाँ के पार्षद हैं धरने पर बैठे हैं कि वो कहते हैं कि विकास कार्य के लिए प्रशासन ने मना कर दिया, पंचायत की जमीन पर लोग बैठे हैं। अब देखिए इन सब चीज़ों के मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने बरवाला का जिक्र किया। हालांकि स्थिति तो ये 70 साल से है बरवाला की, लेकिन आज के दिन वो उभर के आ गई। तो कई बार जो प्रशासन है उसका हाथ तंग हो जाता है, क्योंकि जानबूझ के यदि अनियमितता हो तो उसमें पर जवाब देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाकी मेरी सारे अधिकारियों से बात हुई है, यहाँ के कमिश्नर से भी बात हुई है, डीजी अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, और बल्कि आज शायद जो हमारे चेयरमैन हैं रमेश जी, वो चंडीगढ़ जा रहे हैं और मेरे ख्याल से डीजी अर्बन लोकल बॉडीज़ से उनकी बात होगी। कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ से इस स्थिति को ठीक किया जा सके, उसका एक प्रस्ताव औपचारिक रूप से यहाँ से सरकार को भेजा जाए, उसके बाद फिर उस पर कार्रवाई की उम्मीद रख सकते हैं। डिप्टी सीएम कह देंगे ये ब्रजेंद्र सिंह के पेट में दर्द है, उसकी दवा मेरे पास नहीं है, ऐसा कौन सा दर्द है? नहीं, उसने ना तो मेरा नाम लिया है, उसने तो 3 लोगों के पेट के दर्द की बात की थी। अब वो आपके ऊपर है किन किन के पेट में दर्द है। और सीट उचाना बनती जा रही है तो फिर तो नाम लेने की आवश्यकता नहीं। ना हॉट सीट उचाना बनती थोड़ी जा रही है, वो तो कभी से है। वो यदि आप बड़े मुकाबलों की बात करो तो 2009 से तो है ही। तो ठीक है, हमारे 5 चुनाव हो लिए आपस में, 3 हम जीत लिए, 2 वो जीत लिए। ये पूछ लो
कि वो भारतीय जनता पार्टी के हक में बोल रहे हैं या खिलाफ बोल रहे हैं।